ये कहानी है शारदा के घर की, एक छोटे से गांव की, जहां सादगी में भी खुशियां बसती थीं। शारदा के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनके 2 बेटे और दोनों बेटियां उम्र में बड़े थे, जबकि एक बेटा सबसे छोटा था। शारदा ने अपने दोनों बड़े बेटों की शादी कर दी। घर में जो 2 बहुएं आईं, वे आपस में सगी बहनें थीं। दोनों बहुएं मिलजुल कर रहती थीं। घर में रौनक थी और हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती थीं। दोनों बड़े बेटे रोजगार के लिए शहर चले गए थे। वहां कड़ी मेहनत करके वे अच्छा पैसा कमाते और हर महीने अपनी मां शारदा को लाकर देते। इधर गांव में दोनों बहुएं घर संभालती थीं। वे अपनी सास, देवर और ननदों की पूरे मन से सेवा करती थीं। सुबह से लेकर रात तक बिना थके, बिना शिकायत के घर के हर काम को निभाती थीं। समय बीतता गया और दोनों बड़े बेटों के घर खुशियां और बढ़ गईं। उन दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। घर में अब बच्चों की हंसी खुशी गूंजने लगी थी। हर तरफ चहल पहल थी और आंगन हमेशा रौनक से भरा रहता था। एक दिन शारदा आंगन में बैठी थी, तभी उसकी पड़ोसन उससे मिलने आ गई। अरे शारदा बहन, कैसी हो? तुम्हारे तो सच में भाग्य ही खुल गए हैं। देखो ना, तुम्हारी बहुएं और बेटियां कितनी अच्छी हैं। सब मिलजुल कर रहती हैं, तुम्हारी सेवा करती हैं। और एक मेरी किस्मत देखो, मेरी बहू तो घर आते ही अलग रहने लगी। ना उसे मेरी परवाह है, ना इस घर की। अपने आदमी की कमाई का 1 रुपया तक मुझे नहीं देती और ना ही मेरा बेटा मुझे कुछ देता है। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं इस घर में पराई हो गई हूँ। अरे लीला बहन, मेरी बहुएं और बेटे सच में बहुत अच्छी हैं। मेरे बेटे अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खुद मेरे हाथ में देते हैं, और भला क्यों न दे। अभी मुझे अपनी दोनों बेटियों की शादी भी तो करनी है। जो कुछ भी है, आखिर सब इन्हीं का और इनके बच्चों का ही तो है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो भी पैसे हैं उन्हें जोड़कर इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके जाऊं, ताकि मेरे बाद भी इन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। छोटे बेटे की पढ़ाई, दोनों बेटियों की पढ़ाई और घर का खर्च, सब अच्छे से संभल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं राजेश और सुरेश की पत्नियां कमला और अंजलि अपने मन में कुछ न कुछ शिकायत जरूर रखती थीं। उन्हें अपने और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। दीदी, ना आप खुद कुछ बोलती हो और ना मुझे बोलने देती हो। बस पूरा दिन नौकरों की तरह काम करते रहो, काम ही काम। इतनी गर्मी पड़ रही है, ये नहीं कि घर में एक एसी ही लगवा दें, थोड़ा तो आराम मिल जाए। अरे छोटी, मैंने कितनी बार कहा है माँ जी से, लेकिन वो सुनती ही कहाँ है। उन्हें तो बस अपनी मर्जी चलानी है। हमारी तकलीफ से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दीदी, हमारे पति इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन खर्च माँ जी अपनी मर्जी से खुले हाथों से करती हैं। न उन्हें हमारी ख्वाहिशों की परवाह है, न हमारे भविष्य की कोई चिंता। आखिर हमारे भी बच्चे हैं, कल को उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कुछ करना है। ऐसे कैसे चलेगा? हमें भी कुछ पैसे जोड़ने चाहिए अपने आने वाले कल के लिए। छोटी, तू इतनी चिंता क्यों करती है? समय आने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और माँ जी कोई बाहर की थोड़ी है। वो जो भी कर रही हैं, हमारे भले के लिए ही कर रही हैं। हमें बस थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सब कुछ सही समय पर मिल ही जाएगा। दीदी, आप देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ना हमें कुछ मिलेगा और ना ही हमारे बच्चों के हिस्से में कुछ आएगा। तब समझ आएगा कि आज जो हो रहा है वो कितना गलत है। तभी वहां ननद भी आ जाती है। वह सीधे रसोई की ओर बढ़ती है और कमला के पास जाकर खड़ी हो जाती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वो अपनी भाभी से कुछ कहने लगती है। अरे भाभी, आज कुछ अच्छा सा बना लो ना। मेरा कचौड़ी और खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज ना भाभी, बना दो ना। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। खुद तो दोनों बहनें बैठी रहती हैं और जब मन करता है यहाँ आकर बस ऑर्डर दे देती हैं, जैसे हम इंसान नहीं कोई मशीन है जो बस काम ही करती रहे। ये नहीं कि भाभी के काम में थोड़ा हाथ ही बटा दे।
अब शादी लायक हो गई हैं, फिर भी बैठकर खाना ही अच्छा लगता है इन्हें। बस कर छोटी, क्यों अपना जी जला रही है? चल फटाफटा और मेरे काम में हाथ बटा दे। माँ, आपसे एक बात कहनी थी। घर में एक एसी लगवा दीजिए ना, बच्चों को बहुत गर्मी लगती है। दिन भर वो बेचारे परेशान रहते हैं, थोड़ा आराम मिल जाएगा उन्हें। अरे बेटा, एसी लगवाना ही काफी नहीं होता, उसका बिल कौन भरेगा? अभी तो कूलर और पंखे से ही काम चल रहा है, उसी में गुजारा कर लो। और आगे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मुझे अभी अपनी दोनों बेटियों की शादी भी तो करनी है, इसलिए खर्च सोच समझकर करना पड़ेगा। शारदा का घर इसी तरह चलता रहा। उस घर में शारदा की मर्जी ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी। बेटे अपनी मेहनत की कमाई लाकर सीधे शारदा के हाथ में रख देते और फिर उन पैसों का क्या करना है, कहाँ खर्च करना है, ये फैसला भी शारदा ही करती थी। घर के हर छोटे बड़े खर्च पर उनका ही अधिकार था और उनकी बात ही इस घर का नियम बन चुकी थी। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहती हो? आप इतनी मेहनत करके कमाते हैं और सारा पैसा माँ जी को दे देते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे बच्चों के लिए भी तो जोड़ना चाहिए। आखिर उनका भी तो भविष्य है। पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कुछ करना पड़ेगा और हर वक्त कमाई तो चलती नहीं रहती। कल को जब आप बूढ़े हो जाओगे तो कैसे कमाओगे? तब इन बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ा पैसा बचाकर रखना बहुत जरूरी है, हमारे आने वाले कल के लिए। तुम बेवजह परेशान हो जाती हो। अरे माँ पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं। देखा नहीं उन्होंने कितना अच्छा घर बनवा दिया है। हम जो भी कमा कर लाते हैं माँ को दे देते हैं और वो उसी पैसे को सही जगह लगाती हैं। आखिर ये घर भी तो हमारा ही है ना, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, आगे चलकर इस घर के 3 हिस्से होंगे, तब क्या होगा? क्या सिर्फ इस घर से ही हमारा गुजारा हो जाएगा? बच्चों का खर्च, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य सब कैसे संभलेगा? घर होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ घर से ही जिंदगी नहीं चलती, इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। कमला, दिनेश की पढ़ाई भी अब पूरी हो रही है। कुछ समय बाद वो भी कमाने लगेगा, घर की जिम्मेदारी संभाल लेगा और अभी मुझे अपनी दोनों बहनों की शादी भी करनी है। इतनी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, इसलिए तुम बार बार मुझे ऐसी बातें मत कहा करो। मैं महीने में सिर्फ 1-2 दिन के लिए घर आता हूँ और उन दिनों में भी तुम्हारी ये शिकायतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अंजलि और कमला दोनों ही अपने अपने पतियों को बार बार समझाने की कोशिश करती थीं, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता जताती थीं और थोड़ा पैसा बचाने की बात करती थीं, लेकिन हर बार उनके पति उनकी बात को टाल देते, कभी समझाकर तो कभी अनदेखा करके। और ये बातें भी बस तब तक ही रहती जब तक उनके पति घर पर होते। जैसे ही वे वापस शहर चले जाते, अंजलि और कमला फिर से अपने रोज के कामों में लग जाती। रसोई, घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों के बीच उनकी सारी शिकायतें और चिंताएं धीरे धीरे कहीं दब कर रह जाती थीं। दोनों बेटे वापस शहर जाने के लिए तैयार हो गए। बेटा, अब जा रहे हो? हाँ माँ, जाना तो पड़ेगा। काम पर नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? हाँ बेटा, वो तो है, लेकिन तुमसे कुछ बातें करनी थी। कहो माँ, क्या बात है? बेटा, मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ अच्छे रिश्ते देखे हैं, सोचा तुम लोग भी एक बार देख लो। घर परिवार अच्छे हैं, बस थोड़ा दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। माँ, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर हमारी ही बहनें हैं। हाँ बेटा, मेरी बेटियां कोई 2-4 नहीं है। मैंने तो पहले ही कह दिया है, दहेज मैं भर भर के दूंगी, बस घर और लड़के अच्छे होने चाहिए। ठीक है माँ, हम रास्ते में जाते हुए एक बार लड़कों को देख लेंगे। हाँ, जो भी सही लगेगा तुम्हें बता देंगे, चिट्ठी या फोन कर देंगे। सुरेश और राजेश दोनों ही रास्ते में उन लड़कों को देखने के लिए रुकते हैं जिनके रिश्ते उनकी माँ ने देखे थे। दोनों घर बहुत ही अमीर और बड़े थे, रहन सहन शानदार और हर चीज में दिखावा साफ नजर आता था। लेकिन जितनी उनकी अमीरी थी, उतनी ही उनकी दहेज की ख्वाहिश भी बहुत ज्यादा थी। देखा सुरेश, लड़के तो अच्छे हैं, लेकिन दहेज की मांग कुछ ज्यादा ही है। हाँ भाई, घर परिवार तो ठीक है, लेकिन उनकी बातें सुनकर लग रहा था कि उन्हें बस पैसों से मतलब है। माँ तो वैसे भी बहनों के लिए सब कुछ देने को तैयार है,
और इतने दहेज इकट्ठा करने के लिए तो बहुत कर्ज उठाना पड़ेगा। लेकिन इतना ज्यादा दहेज देना सही होगा क्या? पता नहीं, लेकिन अगर हमने मना किया तो माँ मानेंगी भी नहीं। भाई, तुम फोन पर माँ को अच्छी तरह से समझा दो कि इतनी दहेज नहीं हो पाएगा, लड़के तो और भी मिल जाएंगे। लड़कों को देखने के बाद राजेश ने अपनी माँ शारदा को फोन किया। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है। माँ, लड़के तो अच्छे हैं, लेकिन उनकी दहेज की मांग बहुत ज्यादा है। हमें थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। बेटा, मुझे वो रिश्ते बहुत पसंद आए हैं। ऐसे घर परिवार बार बार नहीं मिलते। पैसों की चिंता मत करो, मैं जैसे भी होगा सब संभाल लूंगी। मेरी बेटियों की शादी है, मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है माँ, जैसा आप सही समझे। माँ के अडिग फैसले के आगे राजेश भी चुप हो गया और शारदा ने दोनों बेटियों की शादी उसी घर में करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बिना सोचे समझे कर्ज उठाया और पूरे धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शारदा ने अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी। हर रस्म को पूरे रीति रिवाज और शान से निभाया गया। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर खूब दिल खोलकर पैसा खर्च किया। दहेज और शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी तो बहुत शानदार हुई, लेकिन इस फैसले ने शारदा के घर की नींव में एक ऐसा बोझ डाल दिया, वो धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दबने लगा। घर की हालत बदलने लगी। जहां पहले सुकून और संतुलन था, अब वहां चिंता और परेशानी ने जगह ले ली थी। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात है तो मुझे बताइए। क्या बताऊं कमला, खर्च है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, उल्टा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अब दुकान में भी पहले जैसी आमदनी नहीं रही। बाकी लोगों ने अपनी दुकानें बढ़ा ली हैं, लेकिन हमारी दुकान अभी भी वैसी की वैसी पड़ी है, पुरानी जैसी। हम जो भी कमाते हैं सब लाकर माँ को दे देते हैं। दुकान को समय के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। काम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कर्ज कैसे चुकाएंगे और आगे क्या होगा। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि शादी में हमें सोच समझकर पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन उस वक्त मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं और आज देखिए उसी का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। धीरे धीरे राजेश को फिक्र और चिंता सताने लगी थी। आखिर वो इस घर का बड़ा बेटा था। सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसी के कंधों पर आ पड़ा था। कर्ज का बढ़ता हुआ भार, घर का खर्च। समय बीतता गया। अब शारदा को अपने छोटे बेटे दिनेश की शादी की चिंता भी सताने लगी थी। माँ, क्या हुआ कि सोच में डूबी हो? बेटा, अब दिनेश भी शादी योग्य हो गया है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी भी करने लगा है। मेरा मन कहता है कि अब उसकी शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। समय रहते अगर दिनेश की शादी हो जाए तो मैं भी अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाऊंगी। माँ, अब दिनेश भी कमाने लगा है तो उसे भी अपनी कमाई से घर में थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। घर की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। ये बात आपसे छिपी भी नहीं है। ऊपर से बहनों की शादी का कर्ज भी है। इसलिए मेरा कहना है कि कुछ समय के लिए उसकी शादी की बात को रोक दिया जाए। पहले ये कर्ज से मुक्त होना ज्यादा जरूरी है। अरे बेटा नहीं, शादी में देर नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत कर्ज और हो जाएगा तो क्या हुआ? दिनेश भी कमाकर तुम्हें ही देगा, घर की जिम्मेदारी में हाथ ही बटाएगा। और आखिर वो तुम्हारा ही भाई है। क्या वो तुम्हारी और मेरी बात नहीं मानेगा? मेरा मानना है कि समय रहते शादी विवाह हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। फिर देखना, तेरी और मेरी दोनों की जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाएंगी और लोग भी यही कहेंगे कि देखो, शारदा ने अपने पति के बिना भी कितनी अच्छी तरह से सारी जिम्मेदारियां निभाई। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे वैसा ही कर लीजिए। दीदी, आपने सुना? देवर की शादी की तैयारी शुरू हो रही है। अभी तो पुराना कर्ज उतरा भी नहीं है और अब फिर से कर्ज लेने की बात हो रही है। हाँ छोटी, सब सुन रही हूँ। हम कर भी क्या सकते हैं, हमारी सुनता ही कौन है।
अपनी बेटियों को तो माँ जी ने भर भर के दिया, शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। समझ नहीं आता हमारे पति इस बात को क्यों नहीं समझते। घर की हालत क्या है, कितना कर्ज है, फिर भी बस माँ जी की हर बात मान लेते हैं। अरे छोटी, कोई बात नहीं, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। दिनेश भी अब कमाने लगा है, जब वो भी घर में हाथ बटाएगा तो देखना हमारे हालात फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। आखिरकार शारदा ने दिनेश की शादी भी कर दी। जिस लड़की से दिनेश का विवाह हुआ वह बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी। वो एक अच्छी नौकरी भी करती थी और अपने पैरों पर खड़ी थी। घर में एक नई बहू के आने से फिर से कुछ समय के लिए खुशियां लौट आईं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही नया रिश्ता घर के माहौल को बदलने वाला है। दिनेश और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी कमाई पर जीने लगे थे। वे जो भी कमाते उसे अपने ही शौक पूरे करने में खर्च करते, शॉपिंग, घूमना फिरना और अपने आराम की चीजों पर। साथ ही वे अपने आने वाले भविष्य के लिए पैसे बैंक में जमा करने लगे, एफडी वगैरह बनाकर। उन्हें अब घर की जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने जीवन और अपने भविष्य की चिंता थी, और यही सोच धीरे धीरे घर के बाकी सदस्यों से उन्हें दूर करती जा रही थी। माँ जी, हम भी तो इस घर की बहुएं हैं। इतने सालों से आपके दोनों बेटों ने मेहनत करके एक एक पैसा आपके हाथ में दिया है, और आज देखिए ये दोनों कैसे अपनी कमाई पर मौज उड़ा रहे हैं। क्या ये सही है माँ जी? आपको इस बारे में कुछ तो कहना चाहिए। अरे बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हुआ अगर वो अपने कुछ शौक पूरे कर रहे हैं? अभी उनकी खाने पीने मौज मस्ती करने की उम्र है, थोड़ा बहुत जी लेंगे तो क्या बुरा है। माँ जी, जब हमारी बारी थी तब आप एक एक रुपए का हिसाब रखती थी। जो आपको ठीक लगता था वही होता था। लेकिन आज अचानक ये इतना भेदभाव और बदलाव कैसे आ गया? क्या आपको हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य नहीं दिखता? अगर इन दोनों ने वक्त रहते कर्ज नहीं चुकवाया तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? हम कब तक यूं ही सब सहते रहेंगे माँ जी? बहू, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अपने शब्दों पर थोड़ा काबू रखो। मुझे ये सब समझाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और कर्ज है तो उसमें दिनेश का क्या कसूर है? उसने तुमसे क्या ले लिया है जो तुम उसे दोष दे रही हो? वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई है। आपने तो हमें भी चौराहे पर खड़ा कर दिया और हमारे पतियों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। आज अपना मतलब निकालकर आपने हम सबको इस तरह से धोखा दिया है। बहू, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। आने दो मेरे दोनों बेटों को, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। कुछ दिनों बाद जब दोनों बेटे घर लौटे तो शारदा के मन में भरी हुई सारी बातें बाहर आने लगी। बेटा, तुम्हारी पत्नियों की जुबान अब बहुत चलने लगी है। मुझसे ऊंची आवाज में बात करती हैं, घर के हालात का सारा दोष मुझ पर डालती हैं और दिनेश को भी गलत ठहराती हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा और समझा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपसे मुझे कुछ बातें करनी है। अगर आप समय दें तो अभी बात कर लें। हाँ बेटा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? माँ, दिनेश की शादी को भी अब काफी समय हो गया है। पहले से ही घर पर कर्ज था और फिर उसकी शादी में भी हमने और कर्ज उठा लिया। अब हालात ये हैं कि दुकान भी पहले जैसी नहीं चल रही। समय के हिसाब से उसमें पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास उतना बच ही नहीं पाता। आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। दिनेश अच्छा खासा कमाता है और उसकी पत्नी भी। वो दे या ना दे ये उसकी मर्जी है, लेकिन दिनेश तो इस घर की जिम्मेदारियों को समझे, कम से कम मेरा हाथ तो बटाए। जब से उसने कमाना शुरू किया है, 1 रुपया तक उसने ना मेरे हाथ में रखा और ना ही आपके। अब आप ही बताइए माँ, ऐसे में ये कर्ज कैसे उतरेगा? वो दोनों अपनी कमाई खुद करते हैं और उसे अपना ही मानते हैं। मैं उन पर कोई जोर या दबाव नहीं डाल सकती। जहां तक घर के खर्च की बात है तो वो तुम्हारा है और तुम्हारे दोनों बच्चों का। तुम दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है अपने परिवार, अपनी पत्नियों और बच्चों का खर्च उठाना। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? दिनेश के पास अभी खर्च ही क्या है और हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं ये भी तो देखिए। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनका खर्च, सब कुछ हमें ही संभालना है। हम तो इतने सालों से घर की जिम्मेदारी उठाते आए हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने घर को संभालना भी मुश्किल होता जा रहा है।
माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अगर आप ही इस तरह सोचने लगोगी तो फिर दिनेश को कौन समझाएगा? घर की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही तो नहीं है, उसे भी तो कुछ समझना चाहिए। माँ, अगर दिनेश ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम सच में मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालात ऐसे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें सड़क पर आना पड़े। माँ, वक्त और हालात की नजाकत को समझिए। जब हमारे पास भी पैसा था तब हम भी चाहें तो अपने लिए जोड़ सकते थे, लेकिन हमने क्या किया? हमने अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को प्राथमिकता दी, अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। आज वही हालात फिर से सामने हैं, तो क्या अब हमें अकेला छोड़ देना सही है? देखो बेटा, अब तुम तीनों की शादी हो चुकी है, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी बन गई है। अब हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालनी होंगी। एक दूसरे को लेकर मन में शिकायत रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम सब अपने अपने घर और परिवार पर ध्यान दो और एक दूसरे को परेशान करना छोड़ दो। दोनों भाइयों ने बहुत समझाने की कोशिश की, बार बार अपनी बात माँ के सामने रखी, लेकिन शारदा ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वो अपने फैसले पर अडिग रहीं। दोनों भाई लाचार और बेबस होकर रह गए। कमला और अंजलि दिन रात घर के कामों में लगी रहती, जैसे उनकी अपनी कोई जिंदगी ही ना हो। रसोई से लेकर घर के हर कोने तक हर जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। और दूसरी ओर दिनेश और उसकी पत्नी खाना पीना करके अपने काम में निकल जाते। उन्हें घर की किसी बात से कोई खास मतलब नहीं रहता था। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि कमला और अंजलि को लगने लगा मानो वे इस घर की बहुएं नहीं बल्कि नौकर बनकर रह गई हों। कंचन, तुमसे एक बात कहनी थी। हम लोग दिन रात इस घर के कामों में लगे रहते हैं और तुम लोग बस खा पी कर अपने काम पर निकल जाते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी घर की जिम्मेदारियों में थोड़ा हाथ बटाना चाहिए? आखिर ये घर सिर्फ हमारा ही नहीं है, तुम्हारा भी तो उतना ही है। देखो जेठानी जी, आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी कुछ ही दिनों में बंटवारा हो ही जाएगा, फिर हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दीजिए। दिनेश भी वहीं खड़ा ये सारा तमाशा चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न ही कोई भाव। बचपन में भाभियों का मिला प्यार और दुलार और भाइयों का स्नेह, जैसे वह सब कुछ भूल चुका था। अब उसे ना उनके दर्द से कोई फर्क पड़ रहा था, ना ही अपने बड़ों के अपमान से। उसके लिए अब सबसे जरूरी बस उसका अपना जीवन और उसका स्वार्थ रह गया था। छोटी, तुम सही कहती थी। हमने अपने पतियों को कितना समझाया, बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अब देखो हालात कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। रमेश धीरे धीरे गहरी चिंता में डूबता चला गया। हर वक्त कर्ज और घर की जिम्मेदारियों का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी थी। थकान और तनाव ने उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया था। उधर सुरेश भी इस सब से बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात से बाहर कैसे निकले। वो दिनेश से बातें कर उसे समझाने की कोशिश करता है। कंचन, ये पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। मेरी सैलरी में से खर्च करने के बाद बचे हैं। कल मैं ऑफिस जाते वक्त इन्हें बैंक में जमा कर दूंगा। तब तक तुम इन्हें संभाल कर अलमारी में रख दो। दिनेश, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। जी भैया, कहिए, आपको क्या कहना है? देख भाई, घर के हालात तुझसे छिपे नहीं हैं। कर्ज बढ़ता जा रहा है और खर्च भी कम नहीं हो रहा। हम लोग जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अब अकेले संभालना मुश्किल होता जा रहा है। भैया, मैं भी तो अपनी जिंदगी संभाल रहा हूँ, मेरे भी खर्चे हैं। मैं समझता हूं, लेकिन ये घर भी तेरा ही है। ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी और बड़े भैया की नहीं है। तू थोड़ा सा हाथ बटा देगा तो बहुत फर्क पड़ जाएगा।
हम सब मिलकर चलेंगे तो ही ये घर संभल पाएगा। आप चाहते क्या हो भैया? कि मैं अपनी सारी कमाई आपके हाथ में रख दूं? क्या आपने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? भैया, मैं अपने हिस्से का कर्ज उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। मुझे अपने भविष्य और करियर पर ध्यान देना है। मैं अपनी जिंदगी को इसी तरह उलझाना नहीं चाहता। राजेश बाहर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। हर एक शब्द उसके दिल को चुभ रहा था। दिनेश की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे समझ आ गया था कि अब सिर पटकने से कोई फायदा नहीं है। उसे ये भी महसूस हो गया कि माँ का साथ और बढ़ावा दिनेश को मिल चुका है और अब वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है। उस पल राजेश के अंदर कुछ टूट सा गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस घर को वो संभालने की कोशिश कर रहा था, वही घर अब उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। शारदा ने अपने घर के 3 हिस्से कर दिए। दिनेश अपने हिस्से में अलग रहने लगा, जबकि रमेश और सुरेश साथ ही रहने लगे। एक ही परिवार अब 2 हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ अकेला दिनेश और दूसरी तरफ साथ में रमेश और सुरेश। आखिर गलती किसकी थी, सुरेश और रमेश की या उस जिम्मेदारी की जो सिर्फ बड़े बेटे पर डाल दी गई? क्या बड़े होने की सजा इतनी बड़ी होती है कि अपने ही बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, गलती किसकी थी? क्या शारदा और दिनेश ने सही किया? कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और अगर आप चाहेंगे तो हम इसका अगला भाग भी लाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।